आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मगध साम्राज्य। आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था और ये सातों राजवंशों का जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है, जिनमें सबसे पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर सुंग वंश, फिर कण्व वंश और आखिरी में सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, ये जो सातों सीक्वेंस है ये आपको एग्ज़ाम में अरेंज करने के लिए दे सकता है, तो आपको इन सातों के बारे में याद रखना है। पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर सुंग, फिर कण्व, फिर सातवाहन। तो ये सातों साम्राज्य के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से एक एक करके पढ़ेंगे। तो पिछला क्लास में हमने जो महाजनपद था टोटल 16 ठो, ये 16 के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था और इन सब का जो राजधानी सब था उन सब को हमने एक कनेक्शन के ज़रिए याद भी रखा था और ये एग्ज़ाम में आपका पूछ भी सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और उसके बाद ही आपको आज का क्लास देखना है। तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर है मगध साम्राज्य और इसमें से भी सबसे पहला टॉपिक है हर्यक वंश। तो आपको ये वाला याद रखना है कि मगध साम्राज्य पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था और ये सातों का सीक्वेंस ये रहा: हर्यक, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। तो इसका प्रमुख शासक, हर्यक वंश के प्रमुख शासक का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है बिंबिसार। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। इसकी राजधानी राजगृह थी, राजगृह या फिर ग्रीवरज। यह बुद्ध के समकालीन था तथा बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था, ये आपको याद रखना है। और इसका राजधानी राजगृह थी। देखिए, बिंबिसार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह हर्यक वंश के संस्थापक भी हैं। तो इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या क्या नीति अपनाया, तो जो इम्पोर्टेंट है और मतलब बेसिकली इसने 3 प्रकार का नीति अपनाया। सबसे पहला, ये युद्ध के माध्यम को चुना। दूसरा, वैवाहिक संबंध को चुना। और तीसरा, संधि करना चाहा। संधि या फिर मित्रता बोल दीजिए। ये 3 नीति को चुना था और सबसे पहले देखा कि जहाँ पे युद्ध लड़ा जा सकता है वहाँ पे युद्ध करके साम्राज्य को जीत लो। अगर युद्ध नहीं हो सका तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो और जहाँ पे मित्रता से बात बन जाए या फिर कोई संधि करना रहे तो वहाँ पे संधि भी कर लो। तो ये बिंबिसार का नीति था अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये पुराणों के अनुसार बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया। ये सब फैक्चुअल चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बिंबिसार ने अंग महाजनपद पर विजय प्राप्त कर लिया। इम्पोर्टेंट है ये अंग। पिछला क्लास में हमने अंग महाजनपद के बारे में पढ़ा और इसका राजधानी क्या था, तो चंपा। तो बिंबिसार अंग महाजनपद को जीत लेता है और जीते हुए साम्राज्य को यानी कि अंग पर अजातशत्रु का सौंप देता है इसका शासन संभालने के लिए।
अजातशत्रु कौन था? तो बिंबिसार का ही बेटा था। तो वही है, अंग महाजनपद पर विजय प्राप्त कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। तो ये तो हो गया युद्ध नीति, युद्ध करके अंग को जीत लिया। फिर है, अब है वैवाहिक नीति। तो देखिए, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने कौशल, वैशाली तथा गांधार के साथ वैवाहिक संबंधों के साथ मगध महाजनपद को महत्वपूर्ण बनाया। तो वही है, सिंपल सा एक लाइन में याद रखिए, कि वैवाहिक संबंध स्थापित किया और कौशल, वैशाली, गांधार ये सब के साथ, इन सब के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। देखते हैं, तो बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल राजा की पुत्री और प्रसन्नजित की बहन महाकौशला थी। तो ये प्रथम पत्नी का बात कर रहा है और इससे शादी करके इसको फ़ायदा क्या हुआ? तो इस विवाह से उसे दहेज में काशी ग्राम प्राप्त हुआ। तो ये फ़ायदा हुआ, इसको दहेज में एगो गांव ही मिल गया, काशी। और बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। फिर है बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की प्रधान की पुत्री थी। तो ये था। और वैवाहिक राजकुलों से वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और इस प्रकार मगध राज्य को पश्चिम और उत्तर की ओर विस्तृत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कि इस साम्राज्य का थोड़ा बहुत विस्तार और एक संबंध स्थापित हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? अंग को युद्ध के माध्यम से जीत लिया और जहाँ जहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ वहाँ पे तो रिलेशन स्थापित हुआ ही, और दहेज में एक आध गो ग्राम भी इसको मिल गया। तो मगध का विस्तार हो ही रहा है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है, मगध की शत्रुता अवंती से थी। देखिए, अवंती जो था, तो हमने पिछला क्लास में अवंती के बारे में भी पढ़ा था। इसकी दो राजधानी थी, एक उज्जैन और दूसरा महिष्मती। ये दो राजधानी। तो देखिए यहाँ पे, तो राजधानी उज्जैन में थी। अब यहाँ का जो राजा था वो था चंद्रप्रद्योत। तो चंद्रप्रद्योत का युद्ध होता है बिंबिसार के साथ, युद्ध होता है, पूरा भयानक युद्ध होता है, लेकिन चंद्रप्रद्योत कम नहीं रहता है बिंबिसार से, है ना। दोनों में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और बाद में क्या हुआ, दोनों के बीच मित्रता स्थापित हो जाती है। जब देखा कि जितने तो सकेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, संधि कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। तो मित्रता स्थापित हो गई। अब जब मित्रता स्थापित हो गई तो अवंती से भी जो पहले दुश्मन था, अब वो दोस्त में बदल गया। तो ये हो गया, मित्रता स्थापित कर लिया यहाँ पे। उसके बाद है चंद्रप्रद्योत। देखिए, चंद्रप्रद्योत से जब मित्रता स्थापित हो गया तब एक टाइम, मतलब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि चंद्रप्रद्योत पीलिया रोग से ग्रस्त था, पीलिया हो गया था उसको, और उस समय पीलिया एक महामारी के रूप में जाना जाता था। महामारी नहीं, एक बड़ा बीमारी जाना जाता था, एक बड़ा बीमारी पीलिया। इंसान का मृत्यु तक भी हो सकता था पीलिया से उस समय। तो बिंबिसार उस टाइम पीलिया रोग से ग्रस्त था और वो ठीक भी नहीं हो रहा था। तो बिंबिसार क्या किया, अवंती के राजा के अनुरोध करने पर अपना राजवैद्य जीवक को उज्जैन उनका इलाज करने के लिए भेज दिया। यानी कि जब चंद्रप्रद्योत का बीमारी हो जाता है तब बिंबिसार उसको हेल्प करते हैं। अपना एक डॉक्टर रहता है राजवैद्य, जिसका नाम रहता है जीवक, तो जीवक को भेजता है इसका इलाज करने के लिए, और इसका इलाज से ये ठीक भी हो जाता है। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक शासन किया था। ये जो 52 वर्ष है ना, इसको यहाँ पे याद रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया और बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दी और 492 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। यानी कि बिंबिसार को मारा कौन, इसी का बेटा
अजातशत्रु, और अपना पिता को मारकर ये मगध की राजगद्दी पर बैठता है, यानी कि शासक बनता है। तो ये था बिंबिसार के बारे में। अब हम लोग टू द पॉइंट देखते हैं शॉर्ट में चीज़ों को, क्या क्या हम लोग को याद रखना है। तो सबसे पहला, बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना किए थे, सीधा याद रखना है। पुराणों में इसको श्रेणी कहा गया है, हो गया। अंग महाजनपद को इसने जीता था। और उसके बाद ये वैवाहिक संबंध को आपको सिर्फ पढ़ लेना है, ये आपको याद नहीं रखना है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो प्रथम पत्नी थी वो मतलब उससे इसको दहेज में कांस्य ग्राम को मिला था। फिर ये याद रख लीजिए, मगध की जो शत्रुता थी वो अवंती से थी। तो अवंती से किस प्रकार ये मित्रता स्थापित करते हैं? सबसे पहले तो युद्ध होता है, फिर मित्रता हो जाता है। और यहाँ का जो शासक रहता है चंद्रप्रदोत, उसका इलाज करने के लिए भी अपना एक वैद्य यानी कि डॉक्टर भेज देता है, उसका नाम रहता है जीवक। और लास्ट में क्या होता है, अजातशत्रु इसको मार देता है और खुद शासक बन जाता है। बिंबिसार कितनी वर्षों तक साम्राज्य में शासन किया? 52 वर्षों तक। तो इतना सारा फैक्ट्स आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मेंस में जब हम लोग पढ़ेंगे तब तो वहाँ पे तो डिटेल्स में पढ़ना है चीज़ों को। अब नेक्स्ट है अजातशत्रु। अजातशत्रु अब ये शासन मतलब ये अब राजा बन चुके हैं अपना पिता को मार करके। तो देखते हैं इसके बारे में। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, इसलिए इसे पितृहंता कहा जाता है। यानी कि पिता को मारकर अपना साम्राज्य प्राप्त किया था ना, इसीलिए पितृहंता। फिर अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसंजित से युद्ध हुआ। प्रसंजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। तो यही है, इसका युद्ध होता है कौशल देश की जो राजा रहता है प्रसंजित, और बाद में जो शत्रुता रहता है वो मित्रता में स्थापित हो जाता है, यानी कि समझौता हो जाता है। फिर अब प्रसंजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था, तो ये आपको याद रखना है, कुनिक। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखिए, इसके जो पिता थे बिंबिसार, वो बौद्ध धर्म को मानता था, हमने अभी भी पढ़ा, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और अजातशत्रु ये शुरू में तो जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर अजातशत्रु का लिच्छियों से युद्ध हुआ। लिच्छियों से, लिच्छवी घंटा हम लोग पढ़े थे, सॉरी अभी नहीं पढ़े हैं, इसके बारे में हम लोग को मेंस में पढ़ना है अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, देखिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे ये लाइन समझिए। अपनी कूटनीति मित्र वस्कार की सहायता से अजातशत्रु ने रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग करके वैशाली पर विजय प्राप्त किया। कल के क्लास में हमने देखा था कि ये जो वैशाली है, वैशाली, तो वज्जी महाजनपद का जो राजधानी रहता है वो रहता है वैशाली। और वैशाली में लिच्छवी गणराज का शासन स्थापित था। लिच्छवी, ये हमने पिछला क्लास में देखा था। और वैशाली को जीतना इतना आसान नहीं था उस टाइम। तो अजातशत्रु क्या करता है, तो सबसे पहले इसका एक मित्र रहता है वसक्कार, इसको भेजता है वैशाली में। ये एक प्रकार का समझ लीजिए कि वैशाली को जानने के लिए वस्कार को वहाँ पे भेजा था। वस्कार का काम था कि वैशाली जाओ और वहाँ पे जाके देखो कि वहाँ का सेना किस प्रकार से है और किस चीज़ का कमी है वहाँ पे, हम किस प्रकार से युद्ध वहाँ पे जीत सकते हैं। तो इसीलिए वस्कार का मतलब अजातशत्रु सहायता लिया। क्लियर है। अब क्या हुआ, जब वस्कार को पता चला कि वैशाली को किस प्रकार जीता जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कुछ हथियार का कमी था यहाँ पे अजातशत्रु के पास। तो अजातशत्रु ने 2 हथियार का सहायता लिया, पहला रथमुसल और दूसरा महाशिला कंटक, ये 2 हथियार। और ये दोनों हथियार का प्रयोग करके, और वस्कार ने तो सब बता ही दिया था कि कहाँ पे किस प्रकार से आपको युद्ध करना है, कहाँ पे कौन सा कमज़ोर पॉइंट है, कौन सा स्ट्रांग है, ये सब सारा चीज़ बताने वाले वस्कार ही थे।
तब जाके अजातशत्रु रत्नमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया और वैशाली को जीत लिया। यह है थोड़ा सा स्टोरी। तो ये आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से आउट होगा कि वैशाली को जीतने वाले कौन थे, तो अजातशत्रु थे। फिर ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु के समय ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। मैंने जब बौद्ध संगीति पढ़ा रहा था तब मैंने भी बताया था कि आप वहाँ पे जो ट्रिक मैंने बताया था वहाँ पे उसको याद रख लीजिए, और बाकी जब हम लोग शासक के बारे में भी पढ़ेंगे तब ये चीज़ फिर से देखेंगे। तो ये टॉपिक एक बार फिर से यहाँ पे है। तो अब तक आपको ये चीज़ याद हो गया होगा कि अजातशत्रु के समय सबसे पहला बौद्ध संगीति हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति का? तो आपको याद होगा, हमने याद किया था शत्रु, तो शत्रु से ट्रिक लगाए थे महाशत्रु, तो महाकश्यप ये इसका अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति का। फिर अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया और पुराणों के अनुसार ये 28 वर्ष बताया गया है। तो ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए। फिर 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु की हत्या इनके पुत्र उदयन ने कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले बिंबिसार को मारने वाला इसका बेटा अजातशत्रु, और फिर अजातशत्रु को मारने वाला इसका बेटा उदयन। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे साम्राज्य हासिल किया जा रहा है। और लास्ट पॉइंट है, इसके समय सबसे बड़ी घटना क्या थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो ये हमने अजातशत्रु के बारे में भी पढ़ लिया। क्या क्या याद रखना है एक बार सॉर्ट आउट करते हैं हम। तो सबसे पहला, अजातशत्रु ये वैशाली पर आक्रमण किया और जीत लिया। किसके मदद से? वस्कार के मदद से। कौन सा हथियार का यूज़ किया गया था? रत्नमुसल और महाशिलाकंटक। सीधा याद रखना है। अजातशत्रु का उपनाम पूछेगा तो कुनिक। और इसके टाइम पे सबसे पहला बौद्ध संगीति हुआ था। इसके टाइम पे नहीं, इसी अजातशत्रु ने ही करवाया था। और अध्यक्ष का नाम महाकश्यप। और सबसे बड़ी घटना क्या थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु। फिर आया इसका बेटा उदयन, दिया इसको मार के, और खुद शासन खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है, यानी कि शासन अपने हाथ ले लेता है। आइए अब हम लोग देखते हैं उदयन के बारे में। तो पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो देखिए, पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना शहर है उसका बहुत ही पुराना नाम है पाटलिपुत्र। तो गंगा नदी और सोन नदी के बीच में संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आउट होगा कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा उदयन। याद रखना है। और इसको अपना राजधानी भी बनाया। क्लियर है? और ये जैन धर्म को मानता था, इसको भी याद रख लेना है। फिर नोट में, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये अंतिम वंश एग्जाम में सीधा सीधे पूछ सकता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। और इसका संस्थापक तो बिंबिसार। ये दोनों आपको याद रखना है। तो नागदशक हो गया हर्यक वंश का अंतिम शासक, और ये अयोग्य शासक था, यानी कि साम्राज्य नहीं चला पाया था ये। तो क्या हुआ? तो नागदशक की हत्या इसके सेनापति शिशुनाग द्वारा करके मगध की गद्दी पर अधिकार ले लेता है। यानी कि शॉर्ट में, नागदशक की हत्या किसने किया? शिशुनाग ने। और अपना अलग साम्राज्य स्थापित करता है, अलग वंश स्थापित करता है, जिसका नाम रहता है शिशुनाग वंश। और अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक वही है, शिशुनाग वंश। तो मगध साम्राज्य का एक राजवंश के बारे में हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। हर्यक वंश के बारे में, हर्यक वंश में हमने 3 शासकों के बारे में पढ़ा। पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु और फिर उदयन।
और अंतिम शासक नागदशक था। इसको पढ़ के ना पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एक अयोग्य था, ये कुछ काम नहीं कर पाया। बस यही याद रखना है कि अंतिम राजा, अंतिम शासक नागदशक, इसको मारने वाला शिशुनाग। अब हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तो इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था, ये तो याद रखना ही आपको। इसने उदयन की मृत्यु के पश्चात शिशुनाग वंश की स्थापना की। अवंती जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। तो अवंती की शक्ति को समाप्त करना शिशुनाग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने पाटलिपुत्र से हटकर वैशाली पर अपना राजधानी को स्थापित किया। तो हमने उदयन के बारे में पढ़ा। उसने पाटलिपुत्र को, मतलब पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना भी किया था और उसको राजधानी भी बनाया। लेकिन शिशुनाग को उधर से दुश्मनी था, हालांकि ऐसा लिखा नहीं है, मतलब मारा था ना नागदशक को, देखा कि कमज़ोर है तो मार दिया और अपना साम्राज्य ले लिया। तो ले लिया तो उसका राजधानी क्यों रखेगा, ये अपना राजधानी बनाया, क्या, अवंती, यानी कि जिसकी राजधानी उज्जैन थी। तो वही है, अवंती और वत्स इस पर अधिकार कर लिया और अपना साम्राज्य में मिला लिया और अपना राजधानी भी चेंज कर लिया। पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को अपना राजधानी बना दिया। फिर एक कालाशोक। अब अगला शासक आता है कालाशोक। ये क्या करता है, तो यह शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी। इसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति हमने पढ़ा, अजातशत्रु के टाइम पे हुआ, और दूसरा हुआ कालाशोक के बारे में, ये कालाशोक के टाइम पे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये आपका इम्पोर्टेंट है। कालाशोक ने वैशाली से अपनी राजधानी का स्थानांतरण पुनः पाटलिपुत्र में किया। तो कालाशोक को लगा नहीं, पाटलिपुत्र ही ठीक था, वही राजधानी बनेगा। तो इसने पाटलिपुत्र को भी, मतलब पाटलिपुत्र को फिर से अपना राजधानी बना लिया, जिसे शिशुनाग द्वारा मगध महाजनपद की राजधानी बनाया गया था। फिर इसका नाम पुराण तथा दिव्यादान में काकवर्ण मिलता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, नंदीवर्मन, और इसका हत्या किया जाता है महापद्मनंद के द्वारा। और इसने अपना एक नया वंश स्थापित करता है जिसका नाम रहता है नंदवंश। तो शिशुनाग वंश के बारे में हमने दो शासक के बारे में पढ़ा, एक शिशुनाग के बारे में, दूसरा कालाशोक के बारे में। और एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या आपको याद रखना है। तो शिशुनाग के बारे में सीधा याद रखना है कि अवंती, और यहाँ पे देखिए अवंती और वत्स, इसी को अधिकार किया, मतलब इसको जीता और अपना साम्राज्य में मिला लिया। फिर हमने कालाशोक के बारे में देखा, तो इसमें इसके टाइम पे द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इसने राजधानी क्या किया, वापस पाटलिपुत्र कर दिया। इससे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, तो शिशुनाग ने, सॉरी शिशुनाग नहीं है, शिशुनाग नहीं है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उदयन ने। ये उदयन पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया और राजधानी बनाया, और शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया था। ये वैशाली। देखिए एक बार राजधानी सब थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, मतलब राजधानी में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो उदयन है, उदयन, इसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया और राजधानी बनाया। फिर आया अगला वंश शिशुनाग वंश, और इसका शासक शिशुनाग, इसने वैशाली को जीता और वैशाली को राजधानी बनाया। फिर कालाशोक, तो कालाशोक क्या किया, इसने वैशाली को नहीं बल्कि जो उदयन ने राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र, उसी को फिर से राजधानी बनाया, यानी वैशाली से अपना राजधानी को ट्रांसफ़र किया पाटलिपुत्र में। और वैशाली को राजधानी बनाने वाले ये उदयन, सॉरी उदयन नहीं, शिशुनाग। तो आपको ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद कालाशोक के बारे में, सॉरी इस वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में ये याद रखना है
कि इसका अंतिम शासक नंदिवर्मन था। इसको मारा गया महापद्मनंद के द्वारा और इन्होंने अपना नया वंश स्थापित करता है जिसका नाम रहता है नंदवंश। तो पढ़ते हैं इसको। तो इस वंश का जो संस्थापक है वह है महापद्मनंद। अब इस वंश का जो प्रमुख शासक हुआ तो सबसे पहले था महापद्मनंद। तो पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र था। इसमें महापद्मनंद को सर्व छात्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव यानी कि परशुराम का अवतार, दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने कलिंग जीतकर एक छत्र तथा एक राट की उपाधि धारण की। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। धनानंद भी इसका पुत्र था जो नंदवंश का अंतिम शासक था। तो महापद्मनंद के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसको सर्व छत्रांतक की उपाधि मतलब सर्व छत्रांतक इसको कहा जाता है और भार्गव ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसने कलिंग को जीता था। कलिंग को पूरी तरीके से अशोक जीतता है। अशोक हम लोग जब सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। और उससे पहले महापद्मनंद कलिंग पर आक्रमण करता है और उसको जीतता है, लेकिन पूरा नहीं जीत पाता है और कलिंग को जीतकर एक छत्र और एक राट की उपाधि धारण करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मतलब इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और महापद्मनंद का टोटल 8 बेटा था और इनमें से जो धनानंद था वो नंदवंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ भी सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आउट होगा कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद। देखते हैं धनानंद के बारे में। तो इसने कलिंग पर नहर निर्माण का कार्य किया था। यह सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर फिर इसका समय 326 ईसा पूर्व में इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद के दरबार में चाणक्य जो कि तक्षशिला के आचार्य थे, तो चाणक्य आया था और धनानंद के द्वारा अपमानित किया गया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी और मौर्य के शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। देखिए ये जो धनानंद था ना, धनानंद ये बहुत ही क्रूर शासक था। धनानंद थोड़ा स्पेलिंग गलती हो गया। धनानंद ये बहुत ही क्रूर शासक था। हुआ क्या था, इसके दरबार में आया था चाणक्य। चाणक्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के टीचर थे, यानी कि गुरु समझ लीजिए या आचार्य समझ लीजिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय का। तो जब चाणक्य पहुँचे धनानंद के पास, तो चाणक्य का चोटी जो सर के ऊपर जो चोटी था उसको पकड़ के इसको अपमानित करके अपने दरबार से बाहर भगा दिया था। चाणक्य को किसने भगाया था? ये धनानंद ने। तब चाणक्य क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक, पहले शासक नहीं था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को एक काबिल मतलब एक योग्य शासक बनाया और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस अपमान का बदला लिया। कौन? चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को युद्ध में पराजित भी किया था। ये सब बात का टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तब। तो यही है थोड़ा सा धनानंद के बारे में। ये बहुत ही क्रूर शासक था। इसके टाइम पे मतलब इसके दरबार में आए थे चाणक्य, तो इसको अपमानित करके भगा दिया था। तो चाणक्य भी अपना एगो शिष्य समझ लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य थे। तो इनका सहारा लिया, इसको काबिल बनाया और काबिल बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को युद्ध में पराजित कर देता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से मौर्य वंश का स्थापना होता है। अब मौर्य वंश के बारे में तो अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि धनानंद के टाइम पे सिकंदर का आक्रमण होता है, यानी कि विदेशी आक्रमण। तो हमारा अगला टॉपिक वही रहेगा, विदेशी आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद ही हम लोग को मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है।
तो ये हमारा जो हर्यक वंश है वो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। सॉरी, हर्यक वंश नहीं, नंद वंश। नंद वंश भी कंप्लीट होता है। तो आज हम लोग 3 वंश के बारे में पढ़ लिया। एक बार समाप्त करते हैं। हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा, बिंबिसार के बारे में, फिर हमने पढ़ा अजातशत्रु के बारे में, फिर हमने पढ़ा उदयन के बारे में। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक रहता है वह रहता है नागदशक। इसको मारा जाता है शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग ने अपना एक नया वंश स्थापित करता है, शिशुनाग वंश। और इसमें सबसे पहला शासक शिशुनाग, फिर कालाशोक, और अंतिम शासक नंदीवर्मन। और नंदीवर्मन को मारने वाला कौन रहता है? महापद्मनंद। और इसने स्थापित किया नंदवंश को। और नंदवंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मनंद। और महापद्मनंद के बारे में हमने पढ़ा। और अंतिम शासक धनानंद के बारे में भी पढ़ा। धनानंद को कौन मार के पराजित करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य कौन रहते हैं? तक्षशिला के आचार्य रहते हैं। और इस प्रकार से मौर्य वंश का स्थापना हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये जो सिकंदर आया हुआ है, सिकंदर यानी कि आक्रमण करने आया था, विदेशी आक्रमण, उनमें से एक सिकंदर भी था। तो किस प्रकार से विदेशी आक्रमण हुआ, तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मौर्य वंश के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।